Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बैक टू माय चैनल राजेश गुप्ता क्लासेस। आज क्लास 11 का एक फाइनल अकाउंट का चैप्टर हम पढ़ाए थे। पिछले जो हम पढ़ाए थे 11 का फाइनल अकाउंट, उसमें डी के गोयल का क्वेश्चन नंबर 16 बनाए थे, सिंपल वाला विदाउट एडजस्टमेंट। आज हम इसको चालू करेंगे विद एडजस्टमेंट में। और ये फाइनल अकाउंट में हम क्या करेंगे, डी के गोयल बुक का क्वेश्चन सब बनाते चले जाएंगे रेगुलर बेसिस पे से 1, 3, 5, 7 इस तरह करके जो हमको लगेगा क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है वो बना के कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। देखिए हम लिखे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। देखिए एडजस्टमेंट क्या होता है, जैसे साल भर हम अकाउंट्स बनाएं, ठीक है। साल भर अकाउंट्स बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस में ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो ट्रायल बैलेंस में नहीं आ पाता है, उसको ट्रायल बैलेंस में लोग एडजस्ट नहीं कर पाते, तो उसको लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट के माध्यम से एडजस्ट करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। जैसे हम लोग जर्नल पढ़े थे या जर्नल जब हम पढ़ाए थे उस समय भी हम कुछ एडजस्टमेंट एंट्री का दिखाए थे, उसी एडजस्टमेंट को आज हम फाइनल अकाउंट के थ्रू दिखाएंगे। तो सबसे पहले एक बात माथा में बैठा लेना है कि कोई भी एडजस्टमेंट जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, क्या बता रहे हैं कि कोई भी एडजस्टमेंट जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है उसको हमेशा 2 बार एडजस्टमेंट होता है। एक बार ट्रेडिंग पीएल में से कहीं जाएगा और सेकेंडली बैलेंस शीट। जनरली कभी कभी क्या होता है कि ट्रेडिंग में एक बार हो गया, एक बार पीएल में हो गया। मतलब कहने का मतलब यही है कोई भी एडजस्टमेंट अगर दिया हुआ है तो उसको एडजस्टमेंट हमेशा 2 बार करना होगा। जब तक 2 बार एडजस्ट नहीं कीजिएगा वो मिलेगा नहीं। तो एनी एडजस्टमेंट गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस मस्ट बी एडजस्टेड ट्वाइस at first trading or PL account and generally secondly on balance sheet. It's maybe on trading and PL account also, but generally it's at first in trading or PL account and then balance sheet. तो चलिए इसी को हम लिख देते हैं, any adjustment given outside the trial balance must be adjusted twice. At first in trading or profit and loss account and generally secondly on balance sheet. तो देखिए बार बार हम बोले कि हम ऐसा नहीं करते हैं कि दोनों माने 2 बार भी एडजस्ट होगा, बैलेंस शीट में ही जाना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक बार ट्रेडिंग में एडजस्ट हो गया, एक बार पीएल में जाके एडजस्ट हो गया, बैलेंस शीट में नहीं भी जा सकता, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर आइटम क्या होगा कि एक बार ट्रेडिंग पीएल में से क्या एडजस्ट होगा, सेकेंडली कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में। तो सबसे पहला क्या होता है, देखिए सबसे पहला होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। इसका मतलब क्या होता है, देखिए खर्च, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखे। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा। देखिए कोई भी खर्चा किसी करंट ईयर का खर्चा को उसी साल दिखाया जाता है। तो मानिए सपोज कीजिए कि इस मकान को हम भाड़ा में लिए हैं, इसका रेंट है साल में 36,000 रुपया, हम 30,000 रुपया दे दिए, 6,000 रुपया अभी भी बाकी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, खर्च के समय हो गया लेकिन हम अभी तक उसको पेमेंट नहीं किए, इस अकाउंटिंग ईयर में उसका पेमेंट नहीं किए। तो वो खर्चा जिसका समय हो गया लेकिन इस अकाउंटिंग ईयर में पेमेंट नहीं हो पाया, उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो उस करंट ईयर का खर्चा है तो करंट ईयर में उसको क्या करें, शो किया जाएगा, ना कि नेक्स्ट ईयर में। तो कैसे, जैसे देखिए हमको क्या लिखेंगे, पहले इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे अंडरलाइन कर दें। देखिए इट्स मस्ट बी added with related expenses in debit side of trading or profit and loss account, and secondly at liability side ऑफ बैलेंस शीट। क्या बोले कि इसको क्या करेंगे, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को जिस एक्सपेंसेस का रिलेटेड होगा उसको साथ जोड़ देंगे, किस में, ट्रेडिंग में या पीएल में। तो ट्रेडिंग पीएल मतलब अगर ट्रेडिंग का खर्चा होगा तो ट्रेडिंग में जोड़ेंगे, पीएल होगा तो पीएल में जोड़ेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। सपोज कीजिए जैसे हमारे लिखा हुआ है रेंट पेड
लिखते रेंट पेड, हमारे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा रेंट कहाँ का आइटम है। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। तो मानिए अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, रेंट कहाँ जाता है, पीएल में जाता है ना। फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो इतना आप लोग मालूम होगा। तो क्या लिखेंगे, टू रेंट लिखते हैं ना, कितना रेंट है, मैंने आउटस्टैंडिंग दिया 1000, टू रेंट 5000। इसमें क्या करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 1000, इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो ये कितना आ गया, 6000। मानिए इसको हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं। बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट में क्या होगा, दो साइड होता है। ये कौन सा साइड है, लाइबिलिटी, इधर होता है एसेट, ठीक है। तो हमको एसेट लाइबिलिटी से मतलब है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, 1000, यहाँ शो कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या बताएं, जैसे रेंट पेड दिया 5000, एडजस्टमेंट लिखा आउटस्टैंडिंग रेंट। तो रेंट कहाँ का एलिमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में लिखेंगे टू रेंट 5000, कितना आउटस्टैंडिंग दिया 1000, तो आउटस्टैंडिंग 1000 प्लस करके कितना दिखा देंगे, 6000। अब यही आउटस्टैंडिंग रेंट को हम लोग क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट बोल के दिखा देंगे। अब हम लोग देख सकते हैं कि जो एडजस्टमेंट दिया उसका डबल ट्रीटमेंट हुआ। एक बार क्या किए, पीएल में लाए, एक बार बैलेंस शीट का कहाँ ले आए हैं, लाइबिलिटी साइड में। सिमिलरली इसी तरह का हम लेते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्रूड इनकम। इसका मतलब क्या होता है, वो इनकम जिसका समय हो गया लेकिन मेरे हाथ में नहीं आया, उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है। वो इनकम जिसका समय नहीं हुआ, समय हो गया लेकिन मेरे हाथ में नहीं आया, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। तो इसमें हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे, देखिए जो इनकम दिया रहेगा, जिससे रिलेटेड रहेगा, उसमें इसको प्लस कर देंगे। अब बैलेंस शीट में क्या करेंगे, उसको एसेट साइड में शो करेंगे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसमें, इट्स added with related income, related incomes in credit side of profit and loss account and also shown as asset इन बैलेंस शीट। सपोज कीजिए लिखा हुआ है कमीशन रिसीव्ड, मानिए 2000 लिखा हुआ है। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है एक्रूड कमीशन 500। तो कमीशन कहाँ का एलिमेंट है, पीएल का। तो मानिए पीएल का ये हो गया क्रेडिट साइड। कौन साइड हो, क्रेडिट साइड। तो लिखेंगे बाय कमीशन कितना है, 2000, प्लस कर देंगे एक्रूड कमीशन 500, कितना दिखा देंगे, 2500। तो ये कमीशन दिखे, एक्रूड कमीशन दिखे। फिर मानिए इसको बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट को बीएस लिख रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट का ये क्या हो गया, एसेट साइड, ये अमाउंट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एसेट साइड में एक्रूड कमीशन बोल के 500 रुपया शो कर देंगे। तो क्या बताया, एक्रूड कमीशन जब दिया था आउटस्टैंडिंग, पीएल का क्रेडिट में दिखा दिए, अब बैलेंस शीट का एसेट साइड में हम एक्रूड कमीशन बोल के दिखा दिए। थर्ड देखिए, थर्ड होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। थर्ड एडजस्टमेंट का नाम क्या लिखिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। इसका मतलब क्या होता है, वो खर्चा जिसका समय नहीं हुआ और हम पहले ही पेमेंट कर दें, इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। सपोज कीजिए कि इस मकान में हम भाड़ा में रहते हैं, तो मालिक के साथ मेरा डिसाइड हुआ कि 1 साल का भाड़ा हो गया 36,000 रुपया, हम मालिक को 50,000 रुपये दे दिए। तो वो जो 14,000 हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो 14,000 तो इस साल का नहीं है, नेक्स्ट ईयर का है। तो इस साल का खर्च पे उसको हम लोग नहीं दिखा सकते। अकाउंट क्या बोलता है, जिस साल का खर्च है उसको उसी साल में दिखाइए। तो वो जो 14,000 हो गया वो रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। तो हम लोग क्या करेंगे, उस 50,000 में से 14,000 को माइनस करके इस साल का खर्चा कितना दिखा देंगे, 36,000 रुपया। और कोई भी एडवांस एक्सपेंसेस क्या होता है, बिजनेसमैन के लिए एसेट्स होता है। अगर जरूरत पड़ा, वो
काम पूरा नहीं हो तो पैसा क्या होगा, वापस हो जाएगा। तो देखिए जैसे मानिए हम लिखते हैं यहाँ पर वेजेस पेड 5,000। अब मानिए एडजस्टमेंट में लिखे हुआ है प्रीपेड वेजेस 1,000। तो देखिए अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, वेजेस कहाँ का आइटम है, ट्रेडिंग का आइटम है ना, तो ये हो गया ट्रेडिंग का डेबिट साइड। तो हम यहाँ लिखेंगे टू वेजेस, क्या दिखाएंगे, टू वेजेस कितना है 5,000, इस पर से लेस कर देंगे प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड वेजेस 1,000, तो कितना बच गया 4,000। तो क्या बताया, जैसे वेजेस एडजस्टमेंट लिखे प्रीपेड वेजेस कितना 1,000, तो वेजेस कहाँ का आइटम है, ट्रेडिंग का, तो टू वेजेस 5,000 दिखा दिए, लेस कर दिए प्रीपेड वेजेस। अब मानिए हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं, उससे सपोज कीजिए कि बैलेंस शीट है, तो ये बैलेंस शीट का एसेट साइड है, ये हो गया अमाउंट। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे प्रीपेड वेजेस 1,000। तो प्रीपेड वेजेस को क्या बोल के दिखाना है, एसेट बोल के। क्या बताया कि प्रीपेड वेजेस अगर दिया हुआ है, वेजेस है, अब प्रीपेड वेजेस है, तो प्रीपेड वेजेस क्या करेंगे, वेजेस में से माइनस कर देंगे, एडवांस है, ठीक है, और उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रीपेड वेजेस बोल के शो कर देंगे। नेक्स्ट देखिए चौथा प्रीपेड इनकम और इनकम्स रिसीव इन एडवांस या अनएक्सपायर्ड इनकम। ठीक है, देखिए क्या होता है, वो इनकम जिसका समय नहीं हुआ हम पहले ले लेते हैं, उसको होता है अनएक्सपायर्ड इनकम। तो इसको आप जैसे रेंट दिए हैं, सपोज कीजिए आप रेंट लेते हैं, ठीक है, तो मानिए आपको रेंट लेना है 1 साल में 12,000 रुपया, आप क्या किए, बोले नहीं भाई हमको तो 15,000 रुपया देना पड़ेगा, तो 3,000 जो आप एक्स्ट्रा ले लिए वो तो इस साल काउंट नहीं होगा, वो किस साल का इनकम है, नेक्स्ट ईयर का। तो हम लोग क्या करेंगे, 15,000 में से वो 3,000 को माइनस करके इस साल का इनकम कितना दिखाएंगे 12,000। तो अर्थात प्रीपेड दिया रहने पे आपको क्या करना है, माइनस करना है, और आउटस्टैंडिंग दिया रहने पे क्या करना है, प्लस करना है। कोई भी आउटस्टैंडिंग चाहे वो खर्च हो कि इनकम हो, उसको क्या करना है, रिलेटेड इनकम एक्सपेंसेस में प्लस करना है। अगर प्रीपेड दिया हुआ है या एडवांस एक्सपेंसेस दिया है तो उसको क्या करना है, माइनस करना है। अगर एडवांस इनकम दिया तो भी उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो मानिए हम लोग क्या लिखते हैं, कमीशन, मानिए लिखते हैं रेंट रिसीव्ड, मानिए 6,000 है, और नीचे लिखते हैं एडजस्टमेंट में रेंट रिसीव इन एडवांस, मानिए 1,000 है। तो देखिए जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाइएगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्या हो गया, क्रेडिट साइड हो गया। तो लिखिएगा बाय रेंट, ये क्रेडिट साइड है, कितना रिसीव हुआ है 6,000, इसमें कर देंगे लेस एडवांस रेंट रिसीव्ड 1,000, कितना सो हो जाएगा 5,000। अब यही जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट का इस साइड को हम बोलेंगे लाइबिलिटी साइड, अमाउंट यहाँ दिखा देंगे एडवांस रेंट रिसीव, कितना हो गया 1,000। तो अभी तक हम लोगों को 4 चीज़ बताएं, क्या क्या बताएं, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसके बारे में क्या बताएं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब वो खर्चा जिसका समय नहीं हो गया लेकिन हम दिए नहीं, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो जो भी आउटस्टैंडिंग खर्चा रहेगा जिससे रिलेटेड रहेगा, अगर ट्रेडिंग का आइटम से रिलेटेड है या तो ट्रेडिंग में ऐड करना है, अगर पीएल का आइटम से रिलेटेड है तो पीएल में ऐड करना है, और बैलेंस शीट में क्या करना है, उसको आपको लायबिलिटी साइड में शो कर देना है। आउटस्टैंडिंग इनकम में क्या बताएं कि इनकम तो सारा पीएल में जाता है, ट्रेडिंग में तो इनकम नहीं दिखाते हैं। तो पीएल में जो भी इनकम से रिलेटेड होगा पीएल के क्रेडिट साइड में उसको ऐड कर देंगे, अब बैलेंस शीट में कहाँ शो कर देंगे, एसेट साइड में। इसके बाद आपको लोग पता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या करना है, रिलेटेड एक्सपेंसेस, चाहे वो ट्रेडिंग हो पीएल, जहाँ का भी आइटम हो, जिस जगह से रिलेटेड होगा उस जगह का एक्सपेंसेस में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बैलेंस शीट में एसेट में दिखा देंगे। प्रीपेड इनकम क्या बताए कि ये जो जिस रिलेटेड इनकम से होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में माइनस कर देंगे, अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे। तो ये 4 चीज़ हम बताएं। तो एक 4 चीज़ में थोड़ा सा हम एक चीज़ यहाँ मिटा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो देखिए अभी आप लोग 4 चीज़ बताए थे आउटस्टैंडिंग के बारे में, है ना। तो देखिए एक चीज़ यहाँ समझिए बढ़िया से, आउटस्टैंडिंग में 2 है, एक हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक हो गया आउटस्टैंडिंग इनकम। तो देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कहाँ लिखना है, लाइबिलिटी में, इनकम को कहाँ लिखना है,
एसेट में, ठीक है। उसी तरह प्रीपेड का लिखें, प्रीपेड में भी दो चीज़ है, एक्सपेंसेस और आपका एक है इनकम। अगर प्रीपेड में एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो उसको कहाँ लिखेंगे, एसेट में। आप प्रीपेड में अगर इनकम दिया तो कहाँ लिख देंगे, लाइबिलिटी में। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। क्या बताएं कि आउटस्टैंडिंग में एक्सपेंसेस है तो लाइबिलिटी में शो होगा, इनकम है तो एसेट में शो होगा। प्रीपेड में एक्सपेंस है तो एसेट में जाएगा और इनकम है तो लाइबिलिटी में जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। देखिए जो क्लास आप लोग हम कर रहे हैं, एडजस्टमेंट में बहुत सारा चीज़ है, लेकिन मेन जो एडजस्टमेंट क्लास 11 का बच्चा को इफेक्ट करता है वो सब करेंगे। लेकिन क्लास को हम दो पार्ट में बांटेंगे। जैसे आज पार्ट लेक्चर 1 कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 2 करेंगे। अभी आप 2, 3, 4 हम बता देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी सबको एडजस्ट करेंगे। तो चलिए चौथा हम लोग पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन कोई कैश खर्च नहीं होता, एक प्रोविज़न होता है कि हम जो एसेट चला रहे हैं वो मेरा घिस रहा है। देखिएगा कोई भी नया एसेट हम लोग खरीदते हैं, 6 महीना बाद, साल भर बाद बेचने जाता है, आदमी क्या बोलता है, सेकेंड हैंड हो गया। तो सेकेंड हैंड कैसे होता है, अपने आप तो नहीं होता है, वो चलाने से उसको पार्ट्स पुर्जा क्या होता है, घिस जाता है। उस घिस जाने का हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये किस पे मेंटेन होता है, फिक्स एसेट्स पे, ठीक है। किस पे निकालेंगे हम लोग, फिक्स एसेट्स पे। तो हम लोग यहाँ इसको लिखेंगे, इट्स मेंटेन्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस, या फिजिकल एसेट भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग फिजिकल बोलते हैं, ठीक है। एंड डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्लास 11 का बच्चा लोग को ध्यान में रख के पढ़ा रहे, इसलिए ज़्यादा इसमें कोई टफ लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहते हैं ना। एंड ऑल्सो डिडक्टेड फ्रॉम रिलेटेड एसेट इन बैलेंस शीट। क्या लिखें, किसको हम लोग किस पे निकालेंगे, फिक्स एसेट पे निकालेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में शो करेंगे और बैलेंस शीट में रिलेटेड एसेट से माइनस कर देंगे। जैसे मानिए दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, मानिए दिया है मशीनरी 50,000, मानिए एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%। तो ये हम लोग क्या करेंगे, 50,000 का पहले 10% कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा 5,000। माने अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्या हो गया, डेबिट साइड हो गया। तो यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितना शो कर देंगे 5,000। अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट का ये कौन साइड है, एसेट साइड है। ये एसेट साइड में क्या करेंगे हम लोग, दिखाएंगे मशीनरी 50,000 और ये जो डेप्रिसिएशन लगा 5,000, इसको लाके इसमें से माइनस कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 50,000 का मशीन था, 1 साल चलाए, 5,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो आज इसका वैल्यू कितना बच गया 45,000। मैंने बैलेंस शीट में इसका कितना वैल्यू शो हो गया 45,000 था, कितना 50,000, डेप्रिसिएशन 5,000 लगा, जो कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में आ गया। कौन साइड है, डेबिट साइड में दिखा दिया हम लोग। और उसी को क्या करना है, बैलेंस शीट में मशीन से माइनस कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आइटम हो गया प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। देखिए क्या होता है, हर बिजनेसमैन जो बिज़नेस करता है ना, वो ये जानता है कि हम जब बिज़नेस कर रहे हैं मेरा कुछ ना कुछ पैसा डूबने का चांस है। किस पर्पस में, मानिए हम लोग सेल करते हैं, किसी आदमी को 50 आदमी को सेल किए तो उसमें सारा आदमी जेन्युइन नहीं होता, कोई ना कोई आदमी कुछ ना कुछ पैसा डुबा देता है। सपोज़ कीजिए, देखिए ऐसे इन जनरल भी समझ लीजिए कि अगर हम लोग किसी को 500 का 520 का माल बेचते हैं तो क्या बोलता है 500 ले लीजिए ना, 20 रुपये बाद में दे देंगे। तो ये 20 रुपया बाद में दे देंगे, मतलब हम लोग ना कर देना, ना 520 देना होगा, नहीं छोड़ेंगे। तो बोलता ठीक है सर अभी 500 रखिए ना, 20 रुपये आके हम दे के जाएंगे। बोला 20 रुपये बाद में आके दे के जाएंगे, लेकिन फिर वो बात कभी होता नहीं है, ना वो 20 रुपये आके देता है, जनरली जो होता है। तो मानिए ये तो एक आदमी का 20 रुपया हो गया। इस तरह से अगर 100 आदमी रख ले पैसा मेरा, तो कितना पैसा डूब गया 2,000 रुपया। तो बिजनेसमैन जानता है कि ये चीज़ होने का संभावना है, ऐसे पैसा डूबने का संभावना है। या तो किसी को मानिए हम 50,000 का माल बेचे थे, 45,000 दे दिया, अब 5,000 के हमको दौड़ा रहा है, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। तो बिजनेसमैन आदमी का नेचर जानता है, कौन क्या कर सकता है, तो उसको संभावना रहता है कि मेरा पैसा डूब सकता है। तो क्या करता है, पहले ही प्रॉफिट में से उतना पैसा उसके अगेंस्ट में रिजर्व करके रख लेता है। उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए इट्स
calculated on debtors of the business and shown in debit side of profit and loss account and also deducted from debtors इन बैलेंस शीट। क्या बोले कि जितना भी प्रोविज़न होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में दिखाएंगे और बैलेंस शीट पे डेटर में से माइनस कर देंगे। जैसे मानिए दिवाया डेटर्स 60,000, अब एडजस्टमेंट में रखिए लिखा हुआ है प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स बिजनेसमैन उम्मीद करता है कि 5% डूब जाएगा, तो 60,000 का 5% कितना होता है 3,000, तो इतना का डूबने का संभावना है। तो हम लोग जब इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो ये डेबिट साइड है, क्या लिख देंगे 2 प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। कितना डूबने वाला है 3,000 संभावना है। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट का ये साइड मानिए एसेट है ना, ये एसेट साइड है। यहाँ दिखाएंगे डेटर्स कितना है 60,000 और लेस प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स कितना हो गया 3,000, तो रेस डेटा कितना बच गया 57,000। क्या बोले कि डेटर्स दिया 60,000 मैंने प्रोविज़न लिखा 5%, तो 60 का 5% कितना डूबने का संभावना है 3,000, तो जो डूबने का संभावना है उसको प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में दिखा दिए प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। आप बैलेंस शीट में क्या किए एसेट साइड में डेटर्स में से वो प्रोविज़न को माइनस करके दिखा दिए नेक्स्ट इतना डेटा का पैसा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आज 6 तक बताएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, 6 प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। देखिए क्या होता है, कभी कभी बिजनेसमैन को डिस्काउंट देना पड़ता है। ठीक है, किस जो कस्टमर लोग पैसा देने वाला है उसको कभी कभी बिजनेसमैन क्या करता है डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट का प्रोविज़न करता है कि भाई इतना का पैसा बाकी है, इतना % डिस्काउंट दे देंगे तो हमको तुरंत पैसा मिल जाएगा, तो उसको तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो इसको भी लिखेंगे इट्स कैलकुलेटेड ऑन डेटर्स ऑफ द बिजनेस and debited to profit and loss account and also deducted from debtors in balance sheet। जैसे मैंने लिखा हुआ है डेटर्स, मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है डेटर्स 60,000, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है मानिए प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 5% और दूसरा लिखा है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2%। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे डेटर्स। देखिए डेटर्स कितना दिया हुआ है 60,000 लेस प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स कितना पैसा डूबने वाला है 5%, तो 60,000 का 5% निकाल दिए, कितना गया 3,000, तो 3,000 माइनस करके कितना का डेटर बचा 57,000। अब जो डिस्काउंट किसको मिलेगा, जो पैसा देने का संभावना रखे उसी को देंगे ना, तो 60,000 में उम्मीद है 3,000 डूब जाएगा, तो कितना डेटा बचा 57,000, तो डिस्काउंट ऑन डेटर कितना होगा 2%, तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स किस पे निकालेंगे, इस 57,000 पे 2% निकाल देंगे, तो मानिए 7 दूनी 14, कितना आएगा 10, 1140 मेरे हिसाब से इतना ही आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम पीएल बनाएंगे तो पीएल का मानिए डेबिट साइड है, क्या लिखेंगे 2 प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। पहले जो बैड डेब्ट्स हुआ है 3,000 उसको दिखा देंगे, फिर दिखाएंगे 2 प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, कितना निकला 1140। यही मानिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं,
तो ये हो गया एसेट साइड अमाउंट। तो यहाँ दिखाएंगे डेटर्स, कितना का डेटर है 60,000 का, लेस प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, कितना पैसा डूबा था 3,000 डूबना रहा था, कितना बच गया 57,000। इसमें डिस्काउंट में कितना पैसा चला जाएगा 1140, तो लेस डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1140, तो 55,860 रुपये का डेटर्स बचेगा। ठीक है, तो कैसे किए, जैसे डेटर्स दिया हुआ देख दिए कितना परसेंट प्रोविज़न हुआ, पहले प्रोविज़न निकाल के माइनस करना होगा, उसके बाद जो डेटर बचेगा उस पर हम लोग 2% निकाले, कितना 1140। तो जब पीएल बनाए प्रोविजन लॉस का डेबिट में लिखे 2 प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 3,000 और 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना 1140। बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या करना होगा, ये डेटर में से दोनों को ही माइनस कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ। अब हम लोग फिर देखते हैं आगे 6 एडजस्टमेंट बता दिए, नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ एडजस्टमेंट बताएंगे। तो देखिए किसी भी चीज़ का एडजस्टमेंट करने से फाइनल अकाउंट है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसका एडजस्टमेंट सिर्फ ऐसा नहीं कि इसको जोड़ देना, इसको घटा देना, इसको रीज़न जानना चाहिए कि क्यों ऐड कर रहे क्यों लेस कर रहे, तभी ताकि आपको बराबर के लिए याद रहे। ऐसा हम बोल देंगे इसको लेस कर दिए, इसको माइनस कर दिए, इसको प्लस कर दिए, तो फिर आप तब तक नहीं सकेगा, आगे नहीं सकेगा। इसलिए जब हम पढ़ाते हैं, जो भी लोग भी हमको देखते हैं, सारे लोग तो नहीं देखते होंगे, लेकिन जो भी लोग देखते हैं, जो बच्चे इंटरेस्टेड है कि भाई पढ़ा रहा है तो सर पढ़ना चाहिए, तो कॉपी में नोट कीजिए इसको या इसको फॉलो कीजिए। आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम फाइनल अकाउंट बनाने में नहीं होगा। अगर सही से आप लोग देखिएगा हम पढ़ा क्लास को, तो हमको लगता है ट्यूशन का भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो खैर तो अलग बात है। तो आप लोग मेरा इसको पढ़ाई को अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम लाइक कीजिए इसको और कॉमेंट भी कीजिए।